नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मोरबी पहुंचकर हालात का जायजा लेंगे। पीएम मोदी हादसे के पीड़ित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात। मोरबी पुल हादसे पर कल पीएम ने की थी गांधीनगर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। मृतकों के सम्मान में 2 नवंबर को गुजरात में मनाया जाएगा राज्यव्यापी शोक। इस दौरान राज्य के सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और किसी भी सरकारी सार्वजनिक समारोह, स्वागत या मनोरंजन कार्यक्रम का नहीं होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री बांसवाड़ा में भील स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि देंगे और क्षेत्र के भील और अन्य आदिवासियों की एक सभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री आज गुजरात के पंचमहल के जम्बू घोड़ा में करीब 860 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज गोधरा के गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के नए परिसर का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री केंद्रीय विद्यालय गोधरा के भवन का भी करेंगे शिलान्यास। पीएम गोधरा मेडिकल कॉलेज के विकास और कौशल विश्वविद्यालय के विस्तार की भी आधारशिला रखेंगे। इसकी लागत 680 करोड़ रुपए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक का करेंगे उद्घाटन। आयोजन का उद्देश्य जल संसाधनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। 5 नवंबर तक चलने वाले 7वें भारत जल सप्ताह का विषय सतत विकास के लिए समानता के लिए जल सुरक्षा। उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और विश्वेश्वर टुड्डू भी होंगे शामिल। कार्यक्रम में सेमिनार, पैनल चर्चा का होगा आयोजन। डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड इस आयोजन में लेंगे भाग। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। 12 नवंबर को 68 सीटों के लिए होने वाले मतदान के लिए सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने प्रचार में लगाई पूरी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज हिमाचल प्रदेश में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सबसे पहले अमित शाह चंबा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाह मंडी और शिमला में भी करेंगे जनसभाएं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक में वर्चुअल माध्यम से लेंगे भाग। बैठक में एससीओ देशों के व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर होगा विचार विमर्श। बैठक में संगठन के सदस्य देश, प्रेक्षक देश, संगठन के महासचिव, संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधी व्यवस्था के कार्यकारी अध्यक्ष, तुर्कमेनिस्तान और अन्य आमंत्रित अतिथि होंगे शामिल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आज पुणे में भारत में बागवानी मूल्य श्रृंखला का विस्तार, संभावना और अवसर विषय पर कार्यक्रम आयोजित करेगा। कार्यक्रम में किसान उत्पाद संगठनों, कृषि स्टार्टअप्स, उद्यमियों और बैंकरों को बागवानी क्षेत्र के योगदान के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली 70वें ईपीएफओ स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली में ईपीएफओ @70 यात्रा प्रदर्शनी का संबोधन सभा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 2 नवंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया केम 2022 का उद्घाटन करेंगे। एम्स ने आपातकालीन बिस्तर की उपलब्धता और इलाज के लिए इंतजार कर रहे रोगियों की संख्या के बारे में जानकारी देने के लिए अपनी वेबसाइट पर डैशबोर्ड की शुरुआत की है। एम्स मेन हॉस्पिटल कैजुअलिटी डैशबोर्ड नाम से इस नई पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी। एम्स निदेशक ने अस्पतालों में आपातकालीन बेड, सामान्य बेड की उपलब्धता के बारे में अनिवार्य एकीकृत डैशबोर्ड और समुचित रेफरल व्यवस्था पर जोर दिया। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आरपीएफ में कांस्टेबल और एससीआई की भर्ती के संबंध में आरपीएफ और रेल मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट्स पर किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कोई अधिसूचना जारी नहीं की। रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और एएसआई के करीबन 9,500 पदों पर भर्ती के संबंध में सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में एक फर्जी संदेश प्रसारित किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने खबर को फेक बताया।
भारतीय वायुसेना आज से महिला उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर पंजीकरण की योजना की शुरुआत करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की तबियत बिगड़ी। पवार को कल मुंबई के ब्रीच कैनी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र में शिवसेना से लघु एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज करेगी सुनवाई। तमिलनाडु सरकार पहली बार क्षेत्र की सभा की बैठक करेगी, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ताम्बरम निगम की क्षेत्र सभा की बैठक में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश में बच्चों को पढ़ने की आदत डालने के लिए आज से 45 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान नेफ्ट आज से स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा शुरू। देश के 7 राज्य छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश आज मना रहे हैं स्थापना दिवस। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने अंग्रेजी और हिंदी के बुलेटिन का प्रसारण कोविड महामारी से पहले के समय और अवधि के अनुसार करेगा। आकाशवाणी आज से अंग्रेजी के प्रमुख बुलेटिन की जो अवधि होगी वो 15-15 मिनट की होगी। समाचार प्रभात अब सवेरे 8 बजे और मॉर्निंग न्यूज 8:15 से प्रसारित किया जाएगा। अंग्रेजी मीडिया न्यूज बुलेटिन दोपहर 2 बजे और हिंदी में दोपहर समाचार 2:15 पर सुना जा सकेगा। हिंदी में समाचार संध्या शाम 8:45 और इवनिंग न्यूज शाम 9 बजे। सितंबर 2002 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2020 की बात करें तो औद्योगिक श्रमिक करीबन 1 अंक बढ़कर 131.3% के स्तर पर संकलित किया गया है। औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पिछले महीने की तुलना में 0.84% की वृद्धि के साथ बढ़ता हुआ। इस सूचकांक में दर्ज की गई वृद्धि में अधिकतम योगदान खाद्य और पेय समूह का रहा, जो कि पिछली बार की तरह अपरिवर्तित था। 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक सितंबर 2022 में 8 प्रमुख उद्योगों का जो संयुक्त सूचकांक रहा उससे करीबन 7.5% बढ़ा है। और इन्हीं 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की अंतिम वृद्धि दर अपने जो संशोधित की गई है वो 13.1% है। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना का कुल 4,115 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध खर्च के साथ 42 लाभार्थियों तक का इसका विस्तार किया है। इन 42 कंपनियों ने निवेश की प्रतिबद्धता जताई। इसमें करीबन 2 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए की जो बिक्री है वो होने की उम्मीद है। इस योजना अवधि के दौरान 44,000 से अधिक अतिरिक्त रोजगारों का भी सृजन होगा। 5G के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए डिजाइन आधारित पीएलआई योजना के तहत 17 कंपनियों ने आवेदन किया। आयकर विभाग ने हरित आयकर पहल का शुभारंभ किया। विभाग ने इस पहल के तहत आयकर विभाग के भवनों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में एवं उनके आसपास पेड़ लगाकर सूक्ष्म वन बनाकर हरित आवरण को बढ़ाने के संकल्प पर प्रतिबद्धता जताई। आयकर विभाग ने बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतल्स का इस्तेमाल कर वर्टिकल गार्डन का निर्माण किया। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल सितंबर में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा समूचे वित्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 37% रहा। घाटा वास्तविक संदर्भों में 6,19,849 करोड़ रुपए का रहा। एक साल पहले समान अवधि में यह आंकड़ा बजट अनुमान का 35% था। यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करने वाली 19 यूरोपीय देशों में मुद्रास्फीति अक्टूबर में रिकॉर्ड 10% से ऊपर स्तर पर। प्राकृतिक गैस, बिजली के आसमान छूती कीमतों ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार को किया धीमा। आरबीआई केंद्रीय डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपये का पहला पायलट परीक्षण मंगलवार यानी आज करेगा। यह परीक्षण सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन के लिए किया जाएगा। सेबी ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ व्हाट्सएप के जरिए आईटीसी के वित्तीय परिणामों की संवेदनशील जानकारी कथित तौर पर लीक करने के मामले का निपटारा कर दिया। वक्त एक ब्रेक का। पेमेंट फेल। लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई।
अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाए, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल। मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टीम 16 विजेता 1। क्या 15 साल बाद बनेगी टीम इंडिया T20 की सरताज? ग्राउंड जीरो से लगातार देते रहेंगे हम आपको अपडेट्स। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम जानकारियां सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत एक्सप्रेस 100 में। और अब आइए रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। पर्ल ग्रुप के निवेशकों को जमा राशि लौटाने से संबंधित उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने निवेशकों को 15,000 रुपए तक की लौटाने को इस राशि को लेकर मंजूरी दी है। दिल्ली के राज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी में रेस्टोरेंट्स, भोजनालय और होटलों की लाइसेंसिंग जो जरूरतें हैं उसे आसान और सुगम बनाने के लिए संबंधित विभागों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समिति बनाई। आरबीआई की एमपीसी की 3 नवंबर को बैठक होने वाली, जिसमें सरकार को अपनी रिपोर्ट पर चर्चा करनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने महाराष्ट्र के पुणे के आसपास रंजनगांव में 492 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर के चरण 3 को मंजूरी दी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करते हुए लोकपाल संवेदनशील रहेंगे। उन्होंने कहा कि आरई और आरबीआई के लोकपाल को ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करते वक्त निष्पक्ष और त्वरित होना चाहिए। एसबीआई के सहित 17 बैंकों ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी कर दिया। दरअसल एक खतरनाक वायरस लोगों का बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि उनके खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं। देश के 7 प्रमुख शहरों में आवासीय परिसंपत्तियों की नई आपूर्ति इस साल 44% बढ़कर 3 लाख इकाई पर पहुंचने की संभावना। संपत्ति सलाहकार एनारॉक के मुताबिक इस साल प्रमुख शहरों की नई इकाइयों की जो आपूर्ति है वो जल्द कर ली जाएगी। चीन में अक्टूबर के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में कमजोरी देखने को मिली। चीन के सरकारी सांख्यिकी ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक में दबाव देखा जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई। नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से प्रभावी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को शांति वार्ता के लिए आर्मेनिया अजरबैजान के नेताओं की मेजबानी की। पुतिन ने कहा कि दोनों नेताओं के साथ हुई त्रिपक्षीय वार्ता उपयोगी, अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया। पुतिन ने कहा कि रूस, आर्मेनिया और अजरबैजान संघर्ष को सुलझाने के लिए प्रयास रखेंगे जारी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर दशकों से संघर्ष जारी। दोनों देशों के बीच संघर्ष के समाधान के लिए शांति वार्ता आयोजित की गई। ट्विटर के मालिक बने एलन मस्क ने कंपनी के अधिग्रहण के बाद ट्विटर निदेशक मंडल को भंग कर दिया। सभी निदेशकों को हटाकर कमान ली अपने हाथ में। मस्क ने इस बात की घोषणा भी की है कि वो जल्दी सीईओ का पद ग्रहण करेंगे। साथ ही आने वाले समय में कई बड़े फैसले, ब्लू टिक भी हो सकता है पेट। इजरायली जनता आज फिर एक बार अपने प्रधानमंत्री के लिए वोट करने जा रही है। आज से 6 करोड़ 72 लाख से अधिक पात्र इजरायली मतदाता करेंगे मताधिकार का उपयोग। इजराइल में 120 सीटों के लिए 12,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होगा मतदान। इजराइल में 4 सालों में 5वीं बार सरकार चुनने के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। मुकाबला पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यार लेपिड के बीच दिखाई दे रहा है। चुनावी सर्वे के अनुसार एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनने की प्रबल संभावना। हालांकि लिक्विड पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सहयोगी दलों के सहारे वे सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। वहीं इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने अपने आप को इस बार चुनाव से किया अलग।
खाद्यान्न निर्यात समझौते के रूस के अलग होने के बावजूद काला सागर में यूक्रेनी मालवाही जहाजों का आवागमन जारी। सोमवार को यूक्रेन के बंदरगाहों से 3,54,500 टन खाद्यान्न लेकर 12 जहाज अन्य देशों के लिए हुए रवाना। संयुक्त राष्ट्र की ओर से समझौते में समन्वयक की भूमिका निभा रहे आमिर अब्दुल्ला ने बताया कि मालवाहक जहाजों को सेना द्वारा निशाना नहीं बनाया जा सकता, न ही बंधक। संयुक्त राष्ट्र के प्रयास से जुलाई में हुए रूस, यूक्रेन और तुर्की के समझौते से करीब 100 दिन के खाद्यान्न का निर्यात, लेकिन 130 दिनों के हुए समझौते को रूस ने पहले तोड़ा। रूस के इस फैसले से पूरी दुनिया में बेचैनी। यूक्रेनी बुनियादी ढांचे पर सोमवार को हमले को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के काला सागर बेड़े पर हुए ड्रोन के हमलों के जवाब में ये हमले यूक्रेन पर किए गए। पुतिन ने सोची में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस दौरान उन्होंने संकेत दिया कि यूक्रेन पर रूस द्वारा और अधिक कार्रवाई हो सकती है। ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन की चुनौती से डरी सरकार। तेहरान में करीब 1000 प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा चलाने की तैयारी। इससे पहले प्रदर्शन को चलने के लिए सरकार सारे पैतरे आजमा चुकी है। तेहरान के मुख्य न्यायाधीश के हवाले से कहा गया कि देश के कानून का उल्लंघन करने वाले करीब 1000 लोगों के विरुद्ध रेवोल्यूशनरी कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। इन प्रदर्शनकारियों पर तोड़फोड़ करना, सार्वजनिक संपत्ति में आग लगाने जैसे आरोप शामिल। रूस ने सोमवार को एक बार फिर मिसाइल हमलों में यूक्रेन के शहरों को दहला दिया। इन हमलों में कीव, खार्किव सहित कुल 10 क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। हमलों से इन क्षेत्रों के 18 विद्युत संयंत्रों को नुकसान हुआ। खार्किव के मेयर ने बताया कि रूसी हमलों से एक महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधा को नुकसान पहुंचा। ताजा हवाई हमले के बाद यूक्रेन के बड़े इलाके में अंधेरा। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाला ब्रिज भी निशाना बना। एससीओ सदस्य देशों के शासन देशों की परिषद का 21वां सम्मेलन आज वीडियो के माध्यम से आयोजित होगा। चीनी प्रधानमंत्री ली हचियांग इसकी अध्यक्षता करेंगे। 2 दिवसीय अरब लीग शिखर सम्मेलन आज से अल्जीरिया में शुरू। लुप्तप्राय छोटे अल्पाइन रॉक व्रेन पिवाऊ को न्यूजीलैंड के बर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में नामित किया गया। T20 विश्व कप में मंगलवार को पहला मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच ब्रिस्बेन में। ग्रुप ए का ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह शुरू होगा। अभी तक श्रीलंका और अफगानिस्तान सुपर 12 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। अफगानिस्तान तो अभी तक एक मैच जीत नहीं पाया। दरअसल अफगान टीम को 2 मैच बारिश में उनके धुल गए। 2 अंकों के साथ टीम सबसे नीचे। आज दिन के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए इंग्लैंड के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में अपना टिकट पक्का करेगी। न्यूजीलैंड विश्व कप में अभी तक अजय बनी हुई है। वहीं इंग्लैंड को आयरलैंड के हाथों शिकस्त से 2-4 होना पड़ा, जबकि उनका एक मैच बारिश के कारण रद्द। ऐसे में इंग्लैंड के लिए इस मुकाबले को जीतना बेहद जरूरी। अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए भारतीय दल का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया, वहीं ऋषभ पंत उप कप्तान। न्यूजीलैंड के होने वाले वनडे सीरीज के लिए शिखर धवन को कप्तान नियुक्त किया गया और ऋषभ पंत उप कप्तान होंगे। बांग्लादेश के खिलाफ चुनी गई टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, वहीं लोकेश राहुल उप कप्तान। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान लोकेश राहुल। बैडमिंटन संघ ने शंकर मुथुस्वामी को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। शंकर मुथुस्वामी ने BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का रजत पदक जीत लिया। मैक्स वर्स्टेपेन ने मेक्सिको ग्रां प्री जीत कर नया रिकॉर्ड बनाया। मौजूदा सत्र में 14वीं रेस उनके द्वारा जीती गई और उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच के पैर की मांसपेशियों में खिंचाव, जिसके लिए वे कल स्कैन के लिए जाएंगे। टिम डेविड भी पूरी तरह से फिट नहीं। रिलायंस फाउंडेशन और मिजोरम फुटबॉल एसोसिएशन ने रिलायंस फाउंडेशन यंग चैंप्स नोपांग लीग के माध्यम से राज्य में जमीनी स्तर पर फुटबॉल प्रतिस्पर्धा के लिए हाथ मिलाया। पटना पायरेट्स ने श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बालेवाड़ी में वीवो प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 में गुजरात जायंट्स को 34-28 से हराने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया।
निर्देशक संजीव रेड्डी की आगामी वेब सीरीज आहा ना पेलांता के निर्माताओं ने तेलुगु कॉमेडी का ट्रेलर जारी किया। दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज, आदिल हुसैन और हर्ष छाया आगामी जासूसी थ्रिलर मुखबिर द स्टोरी ऑफ अ स्पाई के लिए साथ आए और ट्रेलर जारी किया गया। आईफा के नाम से मशहूर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अपने 23वें संस्करण के साथ लौट रहा है। फरवरी 2023 में अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। आईफा का 23वां संस्करण जो है उसकी मेजबानी बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन, मल्टी टैलेंटेड फरहान अख्तर और टेलीविजन स्टार मनीष पॉल करेंगे। कश्मीर फाइल और कार्तिकेय 2 जैसी फिल्में बनाने वाले जो निर्माता हैं अभिषेक अग्रवाल ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के एक गांव को गोद लिया। टेक्नो म्यूजिक फेस्टिवल लोकल डिस्ट्रिक्ट अपने नए संस्करण के साथ वापसी के लिए तैयार। 3 दिवसीय ओपन एयर बूटीक उत्सव 11 नवंबर से 14 नवंबर तक राजस्थान के अलवर स्थित राम बिहारी पैलेस की विरासत संपत्ति में आयोजित किया जाएगा। 90 के दशक के हिट सिंगल तू ही तू के लिए पहचाने जाने वाले इंडी कलाकार संजय मारू अपना अगला सिंगल कल का भरोसा रिलीज करने जा रहे हैं। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा 2 फिल्म की शूटिंग शुरू। फिल्म की शूटिंग की झलक सोशल मीडिया पर वायरल। विराट कोहली के होटल के बेडरूम का वीडियो हुआ लीक। अनुष्का शर्मा ने कहा यह प्राइवेसी का उल्लंघन। गायक और अभिनेता अली जिहान की सप्तांत में दक्षिण कोरिया के सियोल में हैलोवीन समारोह के दौरान हुई भीड़ में मौत की पुष्टि हुई है। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।